ओके तो आज का जो हमारा वेबिनार है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन पे है, दैट इज द लिवर। अच्छा, लिवर हम सबको मालूम है कि हमारे बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसे यकृत भी बोलते हैं। हिंदी में लिवर को यकृत भी बोला जाता है। और इसका कार्य क्या है? बेसिकली इसका कार्य है विभिन्न जितने चय अपचय, जितना मेटाबॉलिज्म है हमारा, जितना हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालना, हमारा जो प्रोटीन लेवल है उसको असिमिलेट करना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाना। ये सब चीजें जो हैं वो हमारा लिवर का जो है वो फंक्शन है बेसिकली। और ये हमारे जो बॉडी है उसकी सबसे वन ऑफ द बिग ऑर्गन है। ये बाइल का निर्माण करती है, बाइल को पित्त भी बोलते हैं। और ये जो बाइल है बेसिकली ये हमारा हेपाटिक डक्ट सिस्टम है जो, और जो हमारा बाइल डक्ट है उसके द्वारा इसको हम ड्यूडेनम में, गॉल ब्लैडर में, और ये चला जाता है और फिर पाचन क्षेत्र में मेटाबॉलिज्म का ये मुख्य स्थान है। अच्छा, इसके निचले भाग में एक थैली भी होती है, एक नाशपाती के आकार की, उसको गॉल ब्लैडर बोला जाता है और वो भी मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करती है। बेसिकली लिवर से जो भी बाइल सिक्रीट होता है वो इस गॉल ब्लैडर के अंदर जाके डिपॉजिट होता है। अच्छा, लिवर के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए और आप उसको समय पर इलाज नहीं करें तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। और लिवर के कहीं पे भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो बेसिकली वो जो आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक काम नहीं कर पाता और शरीर की काफी सामान्य क्रियाएं भी प्रभावित हो जाती है। जैसे आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा, आपको एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, फ्राइड खाने पे, थोड़ा सा खाने पे ही दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो लिवर से आता है। और लिवर की ये जो बीमारी है ये जेनेटिक भी हो सकती है और अनेक कारणों से भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लिवर का कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको समय रहते आप ठीक कर लें। अच्छा, प्रकार क्या है, लिवर के कितने प्रकार हैं, इस चीज को हम पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है फैटी लिवर। ये एक बहुत ही कॉमन है, कम से कम इंडिया के अंदर 5 में से कम एक व्यक्ति को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। फिर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, then hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, jaundice, cirrhosis, end stage diseases, alcoholic हेपेटिस और साथ में स्टीरोटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। लिवर कैंसर भी होता है, गिलबर्ट सिंड्रोम है। ये बहुत तरह के टाइप ऑफ लिवर डिजीजेस हैं जो कॉमनली पाए जाते हैं, ठीक है। इनके ऊपर हम बात करेंगे विस्तार से, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा, हाउ विल यू गेट टू नो कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं? तो ये आपको बेसिकली पता चलेगा जब कभी आपको इन तरह का कुछ भी सिम्टम आ रहा है, जैसे कोई भी आपके नाक से ब्लड आ रहा है, या आपको ब्लड वॉमिट कर रहे हो आप, वेट लॉस हो रहा है, फटीग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, और स्टमक पेन है, जॉन्डिस का सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये कुछ चुनिंदा सिम्टम्स हैं जो लिवर डिजीज में पाए जाते हैं। बेसिकली देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे भी त्वचा के अंदर या आंखों के अंदर पीलापन आ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, टखने में, पैरों में कहीं सूजन आ रही है, त्वचा में कहीं खुजली हो रही है, और गहरे रंग का कुछ मल है या मल में खून आ रहा है, थकावट बहुत ज्यादा रह रही है, मिचली जैसा मन करना, जैसे पेशेंट का हमेशा दिल करेगा कि मुझे उल्टी का मन हो रहा है, भूख कम लगना और आसानी से चोट लगना, ये भी वन ऑफ द सिम्टम है जो लिवर डिजीज की तरफ इशारा करता है। देखिए, एक इंसान जो है बेसिकली उसका शरीर कई अंगों को मिलाकर बनता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अंग सिर्फ काम कर रहा है, पर ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। और कोई भी व्यक्ति है उसका स्वस्थ जीवन के लिए सभी अंगों का ठीक से काम करना बहुत जरूरी है। यदि कोई एक व्यक्ति है उसके शरीर का एक भी अंग खराब हो जाता है तो उसका जीवन आप सही मानिए नरक हो जाएगा, और एक निश्चित समय पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है, वो जीवित नहीं रह पाता। तो इसीलिए हमारे शरीर के सभी अंग इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए कुछ भी अगर उसमें समस्या आती है उसका समय पे निदान करना बहुत जरूरी है। अब जैसे लिवर हम बोलते हैं, लिवर के अंदर जो सबसे बड़ा जो एक कारण है जिससे लिवर डैमेज का जो शुरुआत होता है वो किससे होता है? शराब।
जो भी लोग ज्यादा शराब पीते हैं आप देखेंगे उनके अंदर लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शुरू में ही हो जाएगा, लेकिन ये होना ही है सूनर और लेटर। तो ये इस तरह का एक देखा गया है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा अत्यधिक शराब सेवन करने का एक हैबिट होता है उनका लिवर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। देन अल्कोहलिक लिवर डिजीज, जो शराब पीने से होती है, मतलब लंबे समय से अगर आप शराब पी रहे हैं तो लिवर पर गंभीर रूप से उसका प्रभाव पड़ता है और इससे लिवर का जो सभी कार्य क्षमता, सभी मेटाबॉलिज्म भी खराब होते हैं बेसिकली। ये जो भी जिनका भी है वो अनम्यूट कर लीजिए कारण की विसर्जनाला बहुत आहे आणि आमचे ते आता अड्रेस असून आरंभ सांगता येत नाही तर कसं आहे कोणाचं जर सांगी राहिली पैसा जास्त व्हिडिओ झाला। एनीहाउ कंटिन्यूइंग आगे, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, एक तो होता है फैटी लिवर। फैटी लिवर एक है जो बेसिकली अत्यधिक शराब पीने से होता है। दूसरा जो है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर उन लोगों को होता है जो लोग अल्कोहल नहीं पीते लेकिन लिवर में अत्यधिक फैट जमा होने की वजह से होता है। मतलब उनका जो खान पान है, जो उनका लाइफस्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, तो जो लिवर है उसके ऊपर फैट जमना शुरू हो जाता है, उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। फिर थर्ड टाइप आती है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो लिवर है उसमें जब सूजन आ जाती है तब उसको आप हेपेटाइटिस बोलते हो। मतलब एनी इन्फ्लेमेशन, कोई भी स्वेलिंग है लिवर साइड में, उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं और ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो हेपेटाइटिस जो है बेसिकली वो एक वायरल इन्फेक्शन से होता है। फिर नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस भी होता है। इसमें क्या है बेसिकली कि जैसे डायबिटीज हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, ऐसे रोगियों में ये देखा जाता है और मोटे लोगों में भी इसका देखा जाता है। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट लिवर का प्रॉब्लम होता है वो है ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज। ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज का मतलब है कि हम लोग कई बार जो दवाइयां लेते हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर में होता है। तो जब बहुत ज्यादा दवाइयां हो जाती हैं तो लिवर में आपका कॉपर और आयरन जैसे जो मिनरल्स हैं वो जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिससे लिवर में ब्लड सप्लाई नहीं होती। उससे ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज कहा जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि देखिए कितना, मतलब जो लिवर है हमारा बेसिकली वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, कि आप उसके ऊपर ध्यान दें। फिर फैटी लिवर डिजीज है कि हमने बात की ही है कि जब कोई भी लिवर फैट का, जब हमारा जो लिवर है फैट का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं कर पाता तो क्या हो रहा है, अतिरिक्त मात्रा में जो फैट है वो लिवर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। फैटी लिवर बहुत ही कॉमन है, इसीलिए मैं फैटी लिवर डिजीज को उठा रही हूँ। ठीक है ना। अच्छा, अब कारण क्या रहते हैं फैटी लिवर के अंदर? फैटी लिवर के अंदर बेसिकली जो रीजंस रहते हैं वो यही है कि एक तो अल्कोहलिक में एक एडिशन आ जाता है कि उसमें शराब की मात्रा ज्यादा रहती है, कि पेशेंट जो है वो अत्यधिक शराब पीने का आदी है और बहुत लंबे समय से शराब पी रहा है। सेकेंडली, इसके अलावा जैसे डायबिटीज हो गया, वो एक रीजन है, क्योंकि डायबिटीज की जो भी मेडिसिन होती हैं उनसे लिवर के ऊपर इफेक्ट आता है। फिर बहुत लोगों को आदत होती है वो जो भी खाना है उसमें नमक ज्यादा लेते हैं, ऐसे लोगों को भी लिवर का प्रॉब्लम होने की काफी संभावना रहती है। फिर धूम्रपान करना, स्मोकिंग की हैबिट है, या फिर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स लेने की आदत होती है, एक्सेस विटामिन लेना, एक्सेस मिनरल्स लेना, तब भी लिवर का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रभावित होकर लिवर डिजीज होने की एक संभावना रहती है। फिर ज्यादा मेडिसिन लेना, जैसे हमने बोला, क्योंकि हर जो भी मेडिसिन है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर में होता है। तो एज ए रिजल्ट बहुत ज्यादा जो एलोपैथिक दवाइयां होती हैं उनको लेने की वजह से लिवर में कॉपर, मिनरल्स, ये सब चीजें स्टोर होना शुरू हो जाती है, जिससे लिवर डैमेज की तरफ या फिर लिवर जो है वो इन चीजों की तरफ जाता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कुछ भी ऐसा है तो हमें ध्यान रखना है। अच्छा, कीमोथेरेपी का कुछ मेडिसिन हैं, जैसे
कीमोथेरेपी, रेडिएशन है, उन सब चीजों का भी लिवर के ऊपर इफेक्ट आता है। देखिए लिवर जो है वो लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ खान पान भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। भोजन में आप अधिक से अधिक हरी सब्जियों का प्रयोग करिए, एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, रेडिश हो गया, स्प्राउट्स हो गया। जो गुड आपका प्लांट प्रोटीन है उसको आप जितना लेंगे उतना आपका लिवर का हेल्थ अच्छा रहेगा। और फैटी लिवर एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर लिवर पे फैट जम रहा है जैसे हमने देखा, तो हमें ऐसी चीजें लेनी पड़ेंगी जो उसको एग्रेवेट नहीं करें। मतलब आपको फैट रहित खाना पड़ेगा। जितना आप ऐसी चीजें अपने लाइफस्टाइल में रखोगे उतना ज्यादा जल्दी आप हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अधिक खाना पीना, मतलब अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, शराब बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा फैटी फूड खा रहे हैं और जंक फूड बहुत ज्यादा आपके डाइट में है, तो ऑब्वियसली आपको फैटी लिवर होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो अगर आपको अपना फैटी लिवर रिवर्स करना है तो ऑब्वियसली आपको ये सब चीजों को रोक लगानी पड़ेगी और उसकी जगह एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे डाइट में। देखो लिवर का बेसिकली जो कोशिकाएं है ना, अधिक मात्रा में फैल जाना, बेसिकली ये उसमें फैट जमना सबसे ज्यादा मुख्य प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि लिवर में फैट नहीं होता, लिवर में थोड़ी मात्रा में फैट होना इज नॉर्मल। हर व्यक्ति के लिवर में नॉर्मली थोड़ा सा फैट होता है, लेकिन जब भी फैट की मात्रा लिवर के वेट से 10% ज्यादा हो जाती है तो लिवर जो है वो सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता। और जो फैट, अब सोचिए ना, किसी का वेट जितना है उससे 10% और उसके हर तरफ फैट ही फैट जमा हो गया तो ऑब्वियसली उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, तो वो अपना सामान्य रूप से जो भी कार्य हैं, जो भी गतिविधियां हैं वो नहीं कर पाएंगे और ये सब लक्षण फिर आगे उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली आप जो ये आपको समझने की जरूरत है कि अगर फैटी लिवर किसी पेशेंट को आया है, किसी का रिपोर्ट में दिख रहा है फैटी लिवर, तो आपको पता होना चाहिए कि फैटी लिवर दो तरह का है, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। अल्कोहलिक फैटी लिवर बहुत ज्यादा शराब पीने से होता है, लिवर में सूजन आ जाती है और फिर लिवर डैमेज की तरफ जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, हाई फैट फूड से होता है, खराब लाइफस्टाइल से, ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटापा होना, डायबिटीज होना, उन सब चीजों से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर आ जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इनके 4 चरण होते हैं। बेसिकली 4 चरण कैसे हैं कि नॉर्मल फैट्स है, अगर नॉर्मल फैटी लिवर आया ग्रेड 1 और साथ में थोड़ा फैट जमा हो रहा है तो लिवर में अंदरूनी सूजन नहीं होती है पहली स्टेज के अंदर, इसमें कोई बहुत ज्यादा लक्षण भी नहीं होते, पेशेंट को इतना पता नहीं चलता है कि मुझे कुछ फैटी लिवर आ रहा है, सिर्फ फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है। तो इसमें क्या है, अगर आप उचित आहार विहार दोगे, थोड़ा सा पेशेंट को आप लिवर टॉनिक दोगे तो उससे पेशेंट को बहुत ठीक होना शुरू हो जाता है। और कई बार तो मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप ब्रोकली दो पेशेंट को, कैबेज दो, ग्रीन वेजीज दो, अच्छा प्रोटीन दो, उससे ही फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है। फिर सेकंड आता है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। ये जो बेसिकली जो इसका चरण है, इसमें क्या होता है कि फैट जम रहा है, तो फैट जमने से लिवर में सूजन आनी शुरू हो गई है और जब लिवर में सूजन आ जाती है तो वो डैमेज टिश्यूज जो है उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। देखिए लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज है कि लिवर अपने आप को रीजनरेट करता है। अगर कोई भी पेशेंट है जिसका 25% भी लिवर डैमेज है या 17% भी अगर डैमेज है तो भी लिवर काम करना नहीं छोड़ता, अपने आप को वापस रीजनरेट करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए आपको ये चीज देखना है कि रीजनरेशन बार बार करने से अगर लग रहा है लिवर का एफिशिएंसी लो हो रहा है, पेशेंट को टायर्डनेस आ रही है और उसका फैटी लिवर ग्रेड जंप कर रहा है, उसके हिसाब से मेडिसिन का चेंज होता है। मेडिसिन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो अवस्था है बेसिकली जिसमें डैमेज टिश्यूज जो है रिपेयर करने की कोशिश हो रही है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जब डैमेज टिश्यूज रिपेयर करने की कोशिश करता है तो क्या होता है, टिश्यूज में घाव होने शुरू हो जाते हैं और ये जो घाव वाली अवस्था है ये विकसित होनी शुरू हो जाती है, तब ये फाइब्रोसिस में चेंज हो जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं
अगर लोग इसके ऊपर लाइंस ना मारे तो हमें और ज्यादा अच्छे से नजर आएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे हमारा हेल्दी लिवर है उस पर फैट जमना शुरू हुआ है, तो फैट जमा होने से क्या हुआ, स्टीरोटॉसिस हो गया। स्टीरोटॉसिस होने से सिर्फ फैट जम रहा है, इसके अंदर सूजन नहीं आ रही है। लेकिन स्टेटोहेपेटाइटिस में क्या हो रहा है, सूजन भी आ रही है। और वो सूजन से क्या हो रहा है कि जो टिश्यूज हैं लिवर के उसमें घाव होने की वजह से वो फाइब्रोसिस में चेंज हो गया। ठीक है, इट इज वेरी क्लियर ऑन द पीपीटी, तो आप अगर देखो। ठीक है, अच्छा, फाइब्रोसिस के बाद फिर जो एंड अवस्था आती है वो आती है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस बेसिकली क्या है, लिवर डैमेज। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो लिवर है वो सामान्य रूप से कार्य करना बंद कर देता है, उसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस। और इसमें क्या लक्षण होंगे कि आपके जो त्वचा है, आपकी आंखें जो हैं उसमें पीलापन आना शुरू हो जाता है, लिवर के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, लिवर इज नॉट रीजेनरेटिंग, जो भी उसके अंदर डैमेज हुआ है वो परमानेंट होना शुरू हो जाता है। सो देयर इज नॉट टू मच ऑफ लुकिंग बैक। तो इसीलिए समझदारी है, अगर आपका फैटी लिवर 1 है, फैटी लिवर 2 है, स्टीरोटॉक्सिस की स्टेज में है, स्टीएटोहेपेटाइटिस की स्टेज में है, मैं तो कहती हूँ फाइब्रोसिस की भी स्टेज में है, तो वहां पे भी इट इज एन आई ओपनर कि आप यहाँ से काम करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो फिर सिरोसिस अगर आ जाता है तो वो एंड स्टेज की तरफ लेकर जाता है कि इसके बाद जो लिवर है वो काम करना बंद कर देता है। और फैटी लिवर आपको पता कैसे चलेगा कि फैटी लिवर हो रहा है आपको, हाउ विल यू गेट टू नो कि फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। तो फैटी लिवर के लिए बेसिकली देखिए, आपको सबसे पहले जो चीज फील होगी वो ये होगी कि पेट के दाईं तरफ, बेसिकली दाएं भाग में ऊपरी हिस्से में पेन होना शुरू हो जाता है। फिर वजन में कई बार कुछ लोगों की गिरावट आती है, फिर कमजोरी फील करते हैं, ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को कमजोरी लग रही है। फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है कई बार कि एसिडिटी हो रही है, पेट में सूजन तो है ही है, आंखों और त्वचा में पीलापन आना शुरू हो जाता है, इनडाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सब चीजें हैं अगर बार बार हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपका जो है फैटी लिवर स्टेज में आप आ गए हो। फिर आपका फैट जम गया, फिर आप फाइब्रोसिस में पहुंच गए हो। देखो, फाइब्रोसिस बेसिकली क्या है इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बार आप देखते हो कि पेशेंट बोल रहा है मुझे लिवर फाइब्रोसिस है, तो आपको पता ही नहीं होगा, तो आप समझोगे कैसे कि ये क्या है ना। तो फाइब्रोसिस में क्या है, बेसिकली ये लिवर का, फैटी लिवर का वो स्टेज है जिसमें लिवर में कोई भी किसी भी तरह की इंजरी या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और लिवर का जो, भाई अगेन हेल्दी टिश्यूज जितने हैं लिवर के, उनमें घाव होने शुरू हो जाते हैं, लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता। तो ये लिवर डैमेज की फर्स्ट स्टेज है। और फाइब्रोसिस के कारण क्या होता है कि जितने टिश्यूज हैं वो लिवर के अंदर रक्त के प्रवाह को भी रोक देते हैं, जिससे लिवर के हेल्दी सेल्स मर जाते हैं। और ये ज्यादा खराब स्थिति जब होनी शुरू हो जाती है तो ये सिरोसिस में चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे हो हेल्दी लिवर कितना पिंक है, लेकिन उस पर फैट जम के और फैट ने हेल्दी टिश्यूज को मार के और जो उसके सेल्स हैं उसमें घाव करके उसको फाइब्रोसिस से सिरोसिस की स्टेज में पहुंचा देता है। ठीक है, तो आई सपोज आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी कि फैटी लिवर क्या है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या है। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली लिवर कहाँ और कैसे काम करता है। क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके पास, आपको वे लिवर सिरोसिस है 2 महीने में क्यों नहीं ठीक हुआ। तो लिवर सिरोसिस है या फाइब्रोसिस है वो 2 महीने में ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि स्टेज कहाँ से कहाँ पहुंची है। इसको आपको 6 से 8 महीना, 8 से 9 महीना लगातार दवाई देनी पड़ेगी। अगर स्टेज 1 है फैटी लिवर, वो तो आप शुरू में दोगे, 1-2 महीना दवाई दिया और ठीक हो गया। तो ऐसे ही स्टेजेस हैं ये, तो इट टेक्स टाइम। तो ये स्टेज आपको पता होगी तभी आप पेशेंट से डील कर सकते हैं कि हाँ इतना है, इतना समय लगेगा। ठीक है, फिर एक और जो लिवर की जो एक कॉमन समस्या है वो है जॉन्डिस। बहुत ही आम है और आपने देखा भी होगा, मतलब आम सुनने में आता है कि जी जॉन्डिस हो गया। तो बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में जब भी हमारे बिलिरुबिन नाम का जो एक रंग होता है वो अधिक्य में हो जाता है, तो वो त्वचा में और नेत्रों में, आंखों में स्पेशली पीलापन होना शुरू हो जाता है। और इस दशा को पीलिया भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, और आयुर्वेदा की लैंग्वेज में कामला भी बोला जाता है इसको।
और जॉन्डिस बेसिकली क्या करता है, लिवर को गड़बड़ करता है, डाइजेशन को खराब करता है। और लक्षण वही सेम है इसके कि त्वचा और नेत्रों में बेसिकली पीलापन आना शुरू हो जाता है, फिर जलन होनी शुरू हो जाती है, पीला मल होना शुरू हो जाता है, गाढ़ा मूत्र आने लग जाता है। और ये बहुत इजी है मतलब आपको डायग्नोज करना कि हाँ ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बिलिरुबिन की जो मात्रा है उसमें गड़बड़ होने की वजह से ये देखा जाता है। एंड सेकेंडली इसके साथ साथ कई बार पेट दर्द होना, वॉमिटिंग होना, थकावट ज्यादा लगना, और पेशेंट को पीला मल तो आएगा ही, मूत्र से भी आप पहचान सकते हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक्सक्यूज मी, तो वहां पे आप जॉन्डिस को थोड़ा सा यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो कि जॉन्डिस किस लेवल का है, ठीक है ना। अब इसमें वाईटीएम क्या ऑफर कर रहा है, देखिए वाईटीएम सबसे पहले जो ऑफर करता है वो है लिव टॉनिक। इसके बारे में तो आपको पता ही है कि लिव टॉनिक जो है बेसिकली भूमिया मलकी, भृंगराज, कासनी, पुनर्नवा, कालमेघ, गुरुचि, रक्त चंदन, ये सब चीजों का एक मिक्सचर है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो बेसिकली भूमिया आंवला और पुनर्नवा है। पुनर्नवा जो है वो ऐसी बूटी है जो एज द नेम सजेस्ट, पुनर्नवा, किसी भी चीज को पुनः नया करना, उसको पुनर्नवा बोलते हैं। तो वाईटीएम का जो लिव टॉनिक है बेसिकली वो आप दे सकते हो पेशेंट को। और अगर पेशेंट को साथ में एसिडिटी भी है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 to 2 टैबलेट ऑफ एम्ब्रोलिव थ्राइस अ डे देकर, फिर उसके बाद थ्राइस अ डे देकर आप उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग में 2 हफ्ते के लिए दीजिए। फिर उसके बाद उसके 20 मिनट्स के बाद 1 to 2 स्पून ऑफ लिव टॉनिक दीजिए। और ये सारा जो प्रोसेस है ये 3 to 4 मंथ्स तक दीजिए, तो डेफिनेटली उसको पेशेंट को इफेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये करता क्या क्या है लिव टॉनिक? लिव टॉनिक क्या करता है, लिवर की जितनी हमने बीमारियां की हैं, फाइब्रोसिस हो गया, स्टीएटोहेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, सब में काम है, पीलिया के अंदर बहुत मददगार है। इवन आप जो हमारी ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज है उसके अंदर भी इसका बहुत अच्छा रोल है। और भूख कम अगर किसी को लगती है तो उनको भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है लिव टॉनिक। अच्छा, आप जो वाईटीएम का जो एक नया और प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसको बोलते हैं लिव सिड सिरप, क्योंकि क्या है लिव टॉनिक के साथ जैसे मैंने बताया कि एसिडिटी थी तो आप एम्ब्रोलिव और लिवसिड का एक कॉम्बिनेशन देते थे, ठीक है ना। तो अगर कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन ही है कि आप लिवसिड भी दे सकते हैं। और लिवसिड के अंदर क्या है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, सौंठ का, अर्जुन का, लहसुन, एप्पल सीडर है, शिग्रू है इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन इसको डायबिटिक को नहीं देना है लिवसिड सिरप, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये कुछ नहीं, इसका डाइजेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसका जो हार्ट बर्न है वो रिलीव करता है, ये इंस्टेंट रिलीफ है, रिलीफ फ्रॉम गैस है, ब्लोटिंग करता है, एब्डोमिनल पेन के अंदर भी आराम देता है। और इसके 2 चम्मच 3 बार दिन में 2 हफ्ते के लिए आप दीजिए। और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद 2 चम्मच दिन में 2 बार आप कर सकते हैं 3 से 4 मंथ के लिए। तो इससे भी इंस्टेंट रिलीफ मिलती है। एसिडिटी में भी, लिवर रिलेटेड जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। तीसरी दवाई जो आती है इस कंटेक्स्ट में वो है एम्ब्रोलिव। एम्ब्रोलिव का भी जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट, भूमि आंवला, पुनर्नवा, सब डला हुआ है इसके अंदर। और ये ऐसी चीजें हैं जो लिवर डिजीज के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो मैं बोल रही हूँ ना पुनर्नवा, इसके अंदर पुनर्नवा एक ऐसी बूटी है जो रीजनरेशन ऑफ लिवर डिजीज के अंदर बहुत अच्छा रोल है। अगेन जॉन्डिस है और हेपेटोमेगाली है। हेपेटोमेगाली होता है बेसिकली जब लिवर का साइज बढ़ जाता है। फैटी लिवर तो है ही है, लेकिन लिवर ने अपना साइज बढ़ा लिया, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर ये बहुत अच्छा काम है इसका। फिर इवन हेपेटोटॉक्सिसिटी है किसी भी मेडिसिन की, जैसे पैरासिटामोल हो गई या और कोई आप ट्यूबरकुलर ड्रग ले रहे हैं, क्योंकि टीबी की कई पेशेंट्स ड्रग लेते हैं तो उससे लिवर के ऊपर साइड इफेक्ट होता है। आप कोई कैंसर की कोई ड्रग ले रहा है, कोई पेशेंट कीमोथेरेपी करा रहा है और कीमोथेरेपी की कोई ड्रग ले रहा है, तो उसके अंदर भी ये
काम करती है, मतलब जो भी साइड इफेक्ट मेडिसिन का उसके ऊपर आ रहा है लिवर के ऊपर, उसको ये रोकती है। एंड अगेन अगर कोई भी एपेटाइट का प्रॉब्लम है तो वहां पे भी इसका बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिवर, कि लिवर एग्जैक्टली करता क्या है। अब नेक्स्ट इन लाइन आता है लिवर के साथ ही जो एक और हमने कॉमन एक प्रॉब्लम देखी है, वो आती है कॉन्स्टिपेशन की। बेसिकली कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करें, तो कॉन्स्टिपेशन तो हम सबको पता ही है कि क्या होती है, पर जब भी किसी का मल त्याग करने में किसी को प्रॉब्लम है, किसी का मल त्याग मतलब पेट पूरी तरह साफ नहीं हो रहा है, या सप्ताह में 3 बार से कम मल त्याग हो रहा है, तो उसे कब्ज की कैटेगरी में डाला जाता है। और लक्षण तो आपको मालूम ही है, पर फिर भी हम एक स्मॉल रिकैप कर लेंगे कि मल में कोई भी दिक्कत आ रही है, मल में कोई भी मुसीबत लग रही है, और किसी को प्रेशर लग रहा है लेकिन उसका पेट फिर भी साफ नहीं हो रहा है, और कई बार बार जाना, ऐसा पेशेंट को फील होता है पेट में सूजन है, पेट में दर्द है, इनकम्प्लीट वैक्यूएशन है, तो वो सब जो चीजें हैं वो बेसिकली कब्ज में आता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा देखने की बात है कि कब्ज होती क्यों है, बेसिकली कब्ज का रीजन क्या है। सबसे पहले तो आपको देखना आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या आपके आहार के अंदर पर्याप्त फाइबर है, या फिर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन तो नहीं खा रहे हो। फिर आप देखिए कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, कहीं आपका बहुत ही सिडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं है, कि आपका एक्टिवनेस नहीं है लाइफस्टाइल में, कोई एक्सरसाइज नहीं है। देन स्ट्रेस का पैरामीटर देखिए, स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हैं बहुत ज्यादा, जुलाब का कोई बहुत ज्यादा आप ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं, तो इस तरह का कुछ होना, मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी होता है कई बार, और कैल्शियम या एंटासिड्स का बहुत ज्यादा प्रयोग करने पे भी कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। फिर आईबीएस के प्रॉब्लम में, या फिर भोजन में, आप जो खाना खा रहे हैं वो जंक फूड ज्यादा है और एसिडिक फूड ज्यादा है, तब भी कब्ज का प्रॉब्लम होता है। गर्भावस्था के अंदर भी कई बार देखा गया है कि पेशेंट को कब्ज हो जाती है। फिर जो पाचन तंत्र की समस्या, जैसे किसी का गॉल ब्लैडर नहीं है, या उसको लिवर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, तो भी डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। पार्किंसन हो गया, तो ये सब जो चीजें हैं ये बेसिकली कब्ज की ओर पेशेंट को धकेलती हैं। और अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो फिशर हो जाएगा, पाइल्स हो जाएगा, फिस्चुला हो जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो कब्ज होने पर इस सब चीजों का एक आगमन हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डाइट के अंदर जो आपका फाइबर है उसको आप इंक्रीज करो। और कब्ज में मल जो है वो सख्त हो जाता है, तो जो पेशेंट जोर लगाता है तो उसका जो इंटेस्टीन है, जो रेक्टल पोर्शन है, वो खिंचता है, उसमें फिशर्स हो जाते हैं। और कब्ज से पीड़ित लोग प्रतिदिन मल त्याग के लिए नहीं जाते हैं, तो परेशानी बढ़ जाती है, और मल त्याग में क्या होता है, अधिक मुश्किल आती है। और आप इन लोगों को आप ऐसे भी देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनका बेसिकली जो उनकी टंग होती है, वो टंग जो होती है ना उनकी हमेशा सफेद होती है, एक मटमैला सा ना एक लेयर होती है उनकी टंग के ऊपर। मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो अगर कोई भी पेशेंट आपसे पूछे मेरे को मुंह में से बहुत बदबू आती है, मेरा टंग साफ नहीं है, तो समझ जाइए कि इसको कब्ज का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और कब्ज के जितने रोगी हैं उनको भूख भी नहीं लगती, क्यों, क्योंकि मल त्याग नहीं हुआ, तो दे डोंट फील फ्रेश। तो फ्रेशनेस की कमी की वजह से उनको भूख ना लगने से उनको मितली और जी कच्चा होना, उल्टी की मन करना, ये सब चीजें बनी रहती हैं। और अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे, इसको ऐसे ही चलाते रहोगे, तो क्या होगा, पेट में सूजन आ जाएगी, तो वो इवेंचुअली आपके पेट के लिए अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि पेट में सूजन आने का क्या मतलब है कि इवेंचुअली और प्रॉब्लम्स इनवाइट करना। तो इसको बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी कब्ज का प्रॉब्लम है तो आप देखिए कि क्या वो पानी अच्छे से पी रहा है, क्या वो स्ट्रेस तो नहीं है, उसको बहुत ज्यादा तनाव बहुत ज्यादा ले रहा है, या फिर अनहेल्दी डाइट खा रहा है, या उसका एक्टिविटी नहीं है, वो व्यायाम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, या मेडिकेशन पे है, किसी मेडिकेशन का साइड इफेक्ट है, तो शेड्यूल चेंजेस करना भी बहुत जरूरी है। YTM इस कंटेक्स्ट के अंदर कमबख्त कब्ज लेकर आया है, और कमबख्त कब्ज जो है इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सोनामुखी है, सनाए बोलते हैं जिसको, हरड़ है, शुंठी है, अजमोदा है, निशोत है, ब्लैक सॉल्ट, और हींग भी है साथ में, ताकि जो भी वायु बन रही है पेट साफ ना होने की वजह से
तो वो भी रिलीज हो जाएगी। तो उससे क्या है, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एक बैलेंस है इसके अंदर, तो उससे क्या है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है, सेफ टू कंज्यूम है, और आपको कुछ भी माउथ अल्सर है तो भी ले सकते हैं। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेडेक हो रहा है, हाइपर एसिडिटी है, तो भी ये बहुत फायदा करता है। बस इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप फास्ट फूड नहीं खाइए। तो आधे से 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ रात को अगर आप लोगे तो इसका बहुत फायदा होगा। तो किसी को बहुत ज्यादा कब्ज रहती है तो वो 1 चम्मच पूरा ले सकता है, नहीं तो आधा चम्मच रात को सोते हुए गुनगुने पानी से अगर आप लोगे तो बहुत फायदा होगा। तो ये कब्ज इस श्रृंखला के अंदर YTM का प्रोडक्ट है कि जो जिसको भी कब्ज का प्रॉब्लम है वो अपने हिसाब से इसको ऑल्टर करके डोज को ले सकते हैं। तो अगर किसी को थोड़ा प्रॉब्लम है वो आधा चम्मच ले सकता है, और अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो 1 चम्मच पूरा ले सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर लिवर एंड कॉन्स्टिपेशन।